नमस्कार यूपीपीएस प्लानर्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो जो 50 का रिवीजन शेड्यूल था उसके डे 5 का वीडियो है। और जो सब्जेक्ट टू ज्योग्राफी हम लोग लेके चल रहे हैं उसका ये वीडियो है। ठीक। अगर हम शेड्यूल को देखें तो शेड्यूल में आज जो 5वां दिन है सितंबर 10 को, उसमें हिस्ट्री में हम लोग महाजनपद और बुद्धा को पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, जो आपने देख ली होगी हो सकता है। और सब्जेक्ट टू में हमारा जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट है इसको कवर करना है। प्लस डेक्कन प्लेटो भी मैंने इसी के साथ कवर करने के लिए बोला था। साथ ही आज आपको बाकी जो चीजें कवर करनी थी वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपको आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज संबंधित था वो कवर करना था। अक्टूबर 2023 का करंट आपको तैयार करना शुरू कर देना था और एनवायरनमेंट को आज खत्म कर देना था आपका रिवीजन। ठीक। अब हम यहाँ पर अगर देखें ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट और डेक्कन प्लेट्यू को, तो हम लोग उसको शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार क्या है? अगर हम भारत को देखें, पेनिनसुलर भारत को देखें तो ये बेसिकली हमारा दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हमारे पास उत्तरी दक्कन और दूसरा है हमारा दक्षिणी दक्कन। ठीक। दो भागों में बांट सकते हैं। ये जो इलाका है ये हमारा है पश्चिमी घाट और ये है हमारा पूर्वी घाट। उत्तरी दक्कन के भी अलग अलग जो है वो डिवीजन किए गए हैं और दक्षिणी दक्कन को भी फिर अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है, जिनको हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। तो दक्कन के पठार के दो भाग, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन। शुरुआत हम लोग करते हैं सबसे पहले उत्तरी दक्कन को। उत्तरी दक्कन को फिर से दो भागों में बांटा गया है, सतपुड़ा स्टेडी और महाराष्ट्र का पठार। सतपुड़ा स्टेडी अगर हम लोग देखें तो ये बिल्कुल ऊपर पड़ती है। हम लोगों ने कल देखा था विंध्य पर्वत, और हमने देखा था कि विंध्य पर्वत का भ्रंशन होता है, रिफ्टिंग होती है, और रिफ्टिंग की वजह से वहां पर दो ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं। एक ब्लॉक माउंटेन हमारे पास विंध्य है, उसके बाद नर्मदा नदी बहती है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सतपुड़ा, और सतपुड़ा के बाद बहती है हमारी तापी, और उसके ठीक बाद हमारे पास महाराष्ट्र का पठार आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी बेसिकली कैसे बनी? सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन है जो विंध्य पर्वत के रिफ्टिंग की वजह से बना है, और यानी कि ये एक भ्रंश पर्वत है, एक ब्लॉक माउंटेन है। विंध्य हम लोगों ने कल देखा था कि जो विंध्य है, विंध्य एक कंटिन्यूअस है, यानी कि जहां से शुरू हुआ है अंत तक उसमें कहीं भी कोई गैप नहीं है। जबकि जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा बेसिकली एक सतत श्रेणी नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। और सतपुड़ा बेसिकली थोड़ी थोड़ी दूर में इसमें कुछ गैप्स पाए जाते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर में इसमें कुछ गैप्स पाए जाते हैं, और ये गैप्स जो हैं ये अलग अलग पहाड़ियों का नाम इनको देकर रखा गया। बेसिकली है ये सतपुड़ा का भाग, लेकिन इन सभी गैप्स को अलग अलग पहाड़ियों का नाम देकर रखा गया। जैसे कि इस गैप इसको इस वाले टुकड़े को बोला गया है राजपीपला। उसके बाद का टुकड़ा हमारे पास गवालीगढ़ है। उसके बाद वाला टुकड़ा हमारा महादेव हिल्स में आता है। और उसके बाद वाला टुकड़ा हमारे पास मैकल हिल का नाम उसको दिया जाता है, जो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये राजपीपला है। ठीक। फिर एक गैप आ गया सतपुड़ा में, फिर गवालीगढ़ की पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं, फिर एक गैप आ जाता है, फिर महादेव पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं, फिर गैप आ जाता है और मैकल पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। इनका आपको वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट सीक्वेंस ध्यान रखना है। अगर हम वेस्ट टू ईस्ट देखें तो सबसे पहले राजपीपला है, फिर गवालीगढ़ है, फिर महादेव है और फिर मैकल। इसको आपको ध्यान रख लेना है। जो राजपीपला है ये कहाँ पर है? तो राजपीपला गुजरात में है, गवालीगढ़ महाराष्ट्र में है, महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है, और मैकल जो पहाड़ियां हैं वो छत्तीसगढ़ में है। इसके अलावा महादेव और गवालीगढ़ के नीचे एक पठार और पाया जाता है, इसका नाम होता है बैतुल प्लेट्यू। ये बैतूल का पठार है। बेसिकली बैतूल का पठार ये सतपुड़ा पठार का ही, सतपुड़ा जो पहाड़ियां हैं उनका ही एक भाग है। सतपुड़ा पहाड़ियां जब नीची हो जाती हैं तो उसको बैतूल पठार के रूप में वो बनती हैं। और यहीं पर इसी का एक भाग यहाँ पर, इसको हम अमरकंटक पठार के नाम से जानते हैं। तो सतपुड़ा की पहाड़ियों के साथ साथ यहाँ पर दो पठार भी हैं, एक बैतूल का पठार है और एक अमरकंटक पठार है। ठीक। सीक्वेंस ध्यान रखना है, कौन सा कहाँ पर है ये भी हमको ध्यान रखना है। तो ये कई हिस्सों में बटी हुई है। अब एक चीज यहाँ पर देख लें तो ये इसके जो हिस्से हैं वो कौन कौन से? राजपीपला जो गुजरात में है, गवालीगढ़ जो कि महाराष्ट्र में है, महादेव श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश में है, मैकल श्रेणी जो कि छत्तीसगढ़ में है। और ये जो पूरा सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा के जो सर्वोच्च श्रेणी है, हाईएस्ट पीक है,
वो धूपगढ़ है। कौन सी है? धूपगढ़ है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है? जो कि महादेव की पहाड़ियों में सिचुएटेड है, महादेव रेंज में सिचुएटेड है। तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी ये महादेव पहाड़ियों में स्थित धूपगढ़ की चोटी है। ठीक, इसके बाद अगर और देखा जाए यहाँ पर, तो महादेव के ठीक दक्षिण में ये बैतूल का प्लेट्यू हमको देखने को मिलता है। इस बैतूल के प्लेट्यू से दो नदियां निकलती हैं यहाँ के आसपास से। एक नदी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है तापी, या इसी को हम ताप्ती नदी के नाम से ही पुकारते हैं। और दूसरी नदी भी यहाँ से निकलती है जिसका नाम है वेनगंगा, या इसी को क्या बोलते हैं? पेंच नदी भी बोलते हैं। तो बैतूल के पठार से दो मुख्य नदियां निकल रही हैं, एक तापी निकल रही है, दूसरी हमारे पास वेनगंगा या पेंच नदी मिल रही है। जो तापी है ये वेस्ट वेस्ट की तरफ बहती है, और वेस्ट की तरफ बहते हुए ये कहाँ पर चली जाती है? ये सूरत के पास जाके अरब सागर में गिर जाती है, सूरत के पास जाकर अरब सागर में गिर जाती है। वेनगंगा जो है वो यहाँ से बहने वाली एक दूसरी नदी जिसका नाम है गोदावरी, गोदावरी की सहायक नदी है, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। और गोदावरी क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो प्लेट्यू है यहाँ पर वो ये अमरकंटक है, जो मैकल पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। अमरकंटक पठार से भी कुछ नदियां निकलती हैं, इनमें से एक नदी है हमारी नर्मदा, जो यहाँ से बहती है, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा को हम रेवा के नाम से भी जानते हैं। और एक नदी और निकलती है जो उत्तर की तरफ बहती है, जिसका नाम है क्या? सोन। और ये सोन आगे जाके किसमें मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। तो अमरकंटक के पठार से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम होता है। नर्मदा पश्चिम की तरफ बहकर अरब सागर में गिरती है। सोन उत्तर वाहिनी नदी यानी कि नॉर्थ की तरफ बहती है और आगे बढ़कर यह गंगा नदी में मिल जाती है। अमरकंटक के बाद अगर हम लोग देखें तो ये सतपुड़ा रेंज में इतनी ही बातें हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है। फिर आ जाता है हमारा महाराष्ट्र का पठार। ये महाराष्ट्र का पठार है हमारा, ठीक है, महाराष्ट्र का पठार है। महाराष्ट्र पठार के पश्चिम में यहाँ पर हमारे पास जो है वो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट्स है। और दक्षिण में हमारे पास कर्नाटक का पठार और तेलंगाना का पठार है। यानी कि महाराष्ट्र पठार के ऊपर क्या हो गया? सतपुड़ा हो गया। महाराष्ट्र पठार के इधर क्या हो गया? हमारे पास वेस्टर्न घाट्स हो गया। कर्नाटक प्लेट्यू हो गया दक्षिण में, और तेलंगाना प्लेट्यू भी दक्षिण में हो जाता है। महाराष्ट्र पठार का ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा विदर्भ कहलाता है। ठीक, पूर्वी व उत्तर पूर्वी भाग विदर्भ कहलाता है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, और यहाँ से अक्सर आपको किसानों की आत्महत्या की खबरें सुनने को पढ़ने को मिलती रहती हैं। महाराष्ट्र का जो नागपुर शहर और जो अमरावती शहर है वो इसी विदर्भ वाले हिस्से में सिचुएटेड है। महाराष्ट्र में जो कुछ पहाड़ियां हैं उनको अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर महाराष्ट्र में अजंता की पहाड़ियां हैं, बालाघाट की पहाड़ियां हैं, हरिश्चंद्र पहाड़ियां हैं, और सतमाला पहाड़ियां हैं। इनमें से अगर देखा जाए तो ये बालाघाट, हरिश्चंद्र और जो अजंता की पहाड़ियां ये एक ही स्टेट में सिचुएटेड हैं, जबकि सतमाला की पहाड़ी एक से ज्यादा स्टेट में सिचुएटेड है। इसके बाद हम आ जाते हैं दक्षिणी दक्कन में, यानी कि साउथ दक्कन में। दक्षिणी दक्कन को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कर्नाटक धारवाड़ का पठार और तेलंगाना का पठार। कर्नाटक धारवाड़ पठार को अगर देखा जाए तो ये कर्नाटक धारवाड़ पठार है। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर महाराष्ट्र प्लेट्यू था, ये महाराष्ट्र का पठार था, और उसके ठीक दक्षिण में ये कर्नाटक धारवाड़ का पठार था। कर्नाटक धारवाड़ का पठार बेसिकली भारत के सबसे पुराने सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, जिसको हम धारवाड़ बोलते हैं, धारवाड़ के पत्थर बोलते हैं। इस पठार का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर, इसको बोला जाता है मलनाड। क्या बोला जाता है? मलनाड। मलनाड बेसिकली यहाँ से हमारे पास बेसिकली क्या आ रहा है? यहाँ से बेसिकली हमारे पास आ रही है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। तो मलनाड बेसिकली इस सह्याद्री यानी कि वेस्टर्न घाट की जो ढाल है, इस ढाल पर फैला हुआ फॉरेस्ट रीजन है, फॉरेस्ट रीजन है। ये जो पठार है, कौन सा पठार? कर्नाटक पठार या धारवाड़ प्लेटू, ये बेसिकली मशहूर है लौह अयस्क यानी कि आयरन और लाइम स्टोन के रिजर्व्स के लिए। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट जो आयरन और साइट्स हैं वो है शिमोगा, तुमकुर, चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर। यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ियां भी पाई जाती हैं, और बाबा बुदन की पहाड़ियों में भी हमें आयरन और मिलता है। दूसरी चीज, बाबा बुदन की पहाड़ी जो है वो कॉफी प्लांटेशन के लिए भी मशहूर है। बाबा बुदन
कॉफी प्लांटेशन के लिए भी मशहूर है। माना जाता है कि बाबा बुदन एक सूफी संत थे जो अरब से जो कॉफी के बीज लेके आए थे और उसको उन्होंने ये बाबा बुदन की पहाड़ी में बोया था, जिससे यहाँ पर कॉफी की शुरुआत होती है। यहाँ पर आयरन ओर भी पाया जाता है। और बाबा बुदन की सबसे ऊंची जो चोटी है वह है मुलानगिरी। मुलानगिरी बाबा बुदन की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद हमारा है तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार के उत्तर में हमारे पास सतमाला हिल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर शेषाचलम हिल्स हैं तेलंगाना के पठार में। और रायलसीमा का पठार भी यहाँ पर पाया जाता है। ये जो पठार है इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 500 से 600 मीटर की है। इसका जो दक्षिणी भाग है ये वाला हिस्सा है, ये उत्तरी भाग की अपेक्षा ज्यादा ऊंचा है। तेलंगाना पठार का साउदर्न पोर्शन नॉर्दर्न पोर्शन से ज्यादा ऊंचा है। तो ये हमारा डेक्कन प्लाटी हो जाते हैं। डेक्कन प्लाटी के बाद हम लोग घाट की बात कर लेते हैं। एक घाट हमारे पास इधर है, इसको हम वेस्टर्न घाट बोलते हैं। और एक घाट हमारा इधर, इसको हम ईस्टर्न घाट बोलते हैं। ठीक है। जो वेस्टर्न घाट है वो बेसिकली यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर दादरा नगर हवेली है। ठीक। और ये जाता है कहाँ पर, तमिलनाडु के कॉर्नर तक जाता है, केरल और यहाँ पर तमिलनाडु। केरल तो यहाँ तक है ना। ठीक। तो ये तमिलनाडु के टिप तक जाता है। यानी कि ये फैला हुआ है कौन कौन से राज्यों में, अगर हम देखें राज्य यूनियन टेरिटरीज मिला के, तो दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला, तमिलनाडु में ये फैला हुआ है। तो पश्चिमी घाट का विस्तार दादरा नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में है। और ये कन्याकुमारी का जो अंतरीप है, जो केप ऑफ केप कोमोरिन है, वहां तक फैली हुई भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पहली कौन सी है, हिमालय। ये बेसिकली वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि ये जो मैंने कहा था लावा का पठार यहाँ पर डेवलप हुआ, ये लावा का पठार यहाँ पर ऊंचा उठ गया। तो इसकी ये जो ढाल है, ये ढाल वाला जो इलाका, जो उसका ऊंचाई वाला इलाका, जो उसका रिज है, ये रिज हमारा कहलाता है वेस्टर्न घाट। तो ये वास्तविक पर्वत नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय पठार का भ्रंश कगार है, इसको सह्याद्री भी बोला जाता है। और यहाँ गोवा के पास से एक लैटिट्यूड निकलता है जिसका नाम है 16 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ये 16 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। इसके नॉर्थ वाला कहलाता है उत्तरी सह्याद्री, और इधर वाला कहलाता है इसका दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है। उत्तरी सह्याद्री में बेसिकली बेसाल्ट लावा का डिपोजिशन है, जबकि दक्षिणी सह्याद्री में आर्कियन की ग्रेनाइट और नीच चट्टाने हैं। इस वाले इलाके में ग्रेनाइट और नीच चट्टाने पाई जाती हैं। उत्तरी सह्याद्री की यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसुबाई है। और दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कुद्रेमुख है, जो कि कर्नाटका में पाई है, कर्नाटका में है। यहाँ पर बीच में आपको यहाँ पर नीलगिरी हिल्स मिलते हैं। नीलगिरी हिल्स हमारे पास वो हिल्स हैं जो जहाँ पर वेस्टर्न घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर एक दूसरे से मिलते हैं। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेट्टा, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, अनाईमुडी है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन है, अनाईमुडी है। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेट्टा। नंबर 1 अनाईमुडी। यहाँ पर हमारे पास कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, जिनमें दो इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, एक थालगाट दर्रा और भोरघाट दर्रा। थालगाट दर्रा हमारा बेसिकली यहाँ पर होगा, उसके बाद भोरघाट दर्रा होगा। थालगाट दर्रा हमको जोड़ता है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और जो भोरघाट दर्रा है ये मुंबई और पुणे के बीच में है। ऐसे ही यहाँ पर कुछ और दर्रे हमको नीचे मिलेंगे, पालघाट मिलेगा और सेनकुट्टा दर्रा मिलेगा। यहाँ पर आपको मिलेगा सेनकुट्टा दर्रा, और उसके ऊपर यहाँ कहीं आपको मिलेगा पालघाट। और यहाँ पर ये है सेनकुट्टा। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर पश्चिमी घाट के दर्रों का जो नॉर्थ टू साउथ क्रम हो जाता है वो थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकुट्टा दर्रा। थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकुट्टा दर्रा है। ठीक है। नीलगिरी के, अच्छा अब यहाँ पर हम लोगों ने नीलगिरी की बात की थी। नीलगिरी के दक्षिण में हमारे पास अन्नामलाई की पर्वत श्रेणियां है। ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणियां है, ये अन्नामलाई पर्वत श्रेणियां है। अन्नामलाई पर्वत श्रेणियां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुडी है। और ये अनाईमुडी ही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
यहीं पर हमारे पास कुछ और हिल्स पाए जाते हैं, पालानी हिल्स पाए जाते हैं, वरुषण हिल्स पाए जाते हैं, और कार्डमम हिल्स पाए जाते हैं, यानी कि इलायची पहाड़ियां पाई जाती हैं। ठीक। ये जो पालनी हिल्स है, इसी पर एक हिल स्टेशन भी जिसका नाम है कोडई कनाल। कार्डमम इलायची पहाड़ी पर यहाँ पर हमारे पास सनकुट्टा दर्रा है, जो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। तो सनकुट्टा दर्रा किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। वेस्टर्न घाट पर बारिश खूब होती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो बारिश होती है वो होती है कहाँ पर? बाबा बुदन हिल्स पर। इन घाट्स के माध्यम से, इन घाट्स के बीच से जो मानसूनी हवा है वो अंदर घुस जाती है, और यहाँ पर बाबा बुदन हिल्स में ये यहाँ पर काफी ज्यादा इलाके में वर्षा करवाती है। सबसे सर्वाधिक वर्षा कर्नाटक में ही होती है। यहाँ अगर देखें तो कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल की जो सीमा है, ये देखें अगर तो यहाँ पर, ये अगर देखें तो ये कर्नाटका है, यहाँ से तमिलनाडु है, और ये सॉरी केरल है, और यहाँ पर ये तमिलनाडु है। तो यहाँ पर ये जो इलाका है, यहाँ पर एक फॉरेस्ट पाया जाता है, जिस फॉरेस्ट को बोला जाता है शोला फॉरेस्ट। क्या बोला जाता है? शोला फॉरेस्ट पाया जाता है। ठीक। ये जो शोला फॉरेस्ट का इलाका है, यहाँ पर कई सारे जो संरक्षित क्षेत्र हैं वो हैं। जैसे कर्नाटक में यहाँ पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, केरल की तरफ यहाँ पर वायनाड नेशनल पार्क है, और तमिलनाडु की तरफ यहाँ पर मुदुमलई नेशनल पार्क है। तो ये शोला फॉरेस्ट में ही सिचुएटेड है, जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में है। और इनमें तीनों राज्यों में कुछ कंजर्वेशन किया गया है। जैसे कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, केरल की तरफ वाले में वायनाड नेशनल पार्क है, और तमिलनाडु वाले की तरफ हमारे पास मुदुमलाई नेशनल पार्क पाया जाता है। दोनों का ऊपर नीचे क्रम तो हम लोगों ने देख ही लिया। अब बात कर लेते हैं पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट बेसिकली महानदी से लेके नीलगिरी जो है वहां तक है। नीलगिरी है, देखिए नीलगिरी में दोनों लगभग मिल रहे हैं। और नीलगिरी में पाई जाती है टोडा जनजाति, इसमें बहुविवाह प्रचलित होता है। अन्नामिलाई जो है वो यहाँ पर है। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, जो दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी है। यहाँ पर कुछ पहाड़ है, इनके हमको जो क्रम है वो ध्यान रखने हैं। यहाँ पर सबसे पहले मलयगिरी है, मलयगिरी के बाद नियमगिरी है, नियमगिरी के बाद बफलाई माली और पंचमत है। इनका क्रम अक्सर पूछ लेता है, तो उत्तर से दक्षिण क्रम इनका क्या है? मलयगिरी, नियमगिरी, बफलाई माली और पंचमत माली। और ये जो इलाके हैं ये बेसिकली बॉक्साइट के लिए मशहूर हैं। या बॉक्साइट पाया जाता है, जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का ये ओर है। साथ ही साथ अगर देखें तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? जिंदागदा चोटी, इसकी ऊंचाई 1690 है। जबकि आयोग इसको, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो अरमाकोंडा को मानता है। तो वैसे तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है जिदांगदा चोटी है, और जो 1690 मीटर ऊंची है। आयोग के हिसाब से अरमाकोंडा जो 1680 मीटर ऊंची है वो सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी यहाँ की है वो है महेंद्रगिरी। ठीक। पूर्वी घाट में मलयगिरी है, नियमगिरी है, बाफलाई माली और पंचमत माली में बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं। पूर्वी घाट को जगह जगह से देखिए यहाँ पर नदियों के द्वारा काट दिया गया है, जिससे अलग अलग पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। यहाँ पर भी कटा है। और ये पहाड़ियाँ कौन कौन सी है? नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावाडी, शिवराय। इनके भी क्रम आपको ध्यान रखने हैं। उत्तर से दक्षिण सबसे उत्तर में नल्ला मल्ला है, फिर पालकोंडा है, जावाडी है, शिवराय है। अगर सीक्वेंस में देखें तो सबसे ऊपर मलयगिरी, फिर नियमगिरी, फिर बाफलाई माली, फिर पंचमत माली, फिर नल्ला मल्ला, पालकोंडा, जावाडी, शिवराय, नीलगिरी, पलानी और कार्डमम हिल्स हमारे सामने आते हैं। तो एक क्रम आपको ध्यान रखना है। इनमें से अगर देखें तो नल्ला मल्ला और जो पालकोंडा है ये आंध्र प्रदेश में है। जावाडी और शिवराय जो पहाड़ियां हैं ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में सिचुएटेड है। ठीक। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कुछ नदियां बहती हैं जो कि कावेरी और पेन्नर नदियां हैं। तो यहाँ पर हम कावेरी और पेन्नर नदियां बहती हैं। और कावेरी और पेन्नर नदियों के बीच में मेलागिरी क्षेत्र है, जहाँ पर चंदन के जंगल पाए जाते हैं। ठीक। पूर्वी घाट को काटते हुए जब कावेरी नदी आगे बढ़ती है तो यह एक जलप्रपात का निर्माण करती है, उसको होजेगल कहा जाता है, जो कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पूर्वी घाट में अधिकता जो मिट्टी मिलती है वो लैटराइन मिलती है। और जहां पर मैंने बताया पूर्वी और पश्चिमी घाट मिल रहे हैं, वहां पर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं। और नीलगिरी जो है वो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर सिचुएटेड है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर सिचुएटेड है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन भी हैं, जैसे नीलगिरी में ऊटी पाया जाता है, पलानी पहाड़ियों पर कोडाईकनाल, और अन्नामलाई की पहाड़ियों पर मुन्नार हिल स्टेशन पाया जाता है।
इसके अलावा ये जो हमारे पास कोस्टल इंडिया है, इस कोस्टल इंडिया को अलग अलग डिवीजन में बांटा गया है। अगर हम यहाँ पर वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट के 3 पार्ट किए गए हैं। जो पहला पार्ट हमारे पास है कोंकण कोस्ट है, दूसरा पार्ट हमारे पास कन्नड़ कोस्ट है, और तीसरा पार्ट हमारा मालाबार है। बेसिकली ये केरला वाला है, ये कर्नाटका है, और ये महाराष्ट्र से लेके गोवा तक का जो इलाका है ये बेसिकली हमारा कहलाता है कोंकण कोस्ट। वहीं पूर्वी तट में हमारे पास नॉर्दर्न सरकार, और उसके बाद जो तमिलनाडु और उसके ऊपर का थोड़ा इलाका है वो कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा किस तरफ है। तो ये हमारा था बेसिकली पश्चिमी घाट और डेक्कन प्लेट्यू। ठीक, ये रिवीजन है, बेसिकली रिवीजन क्लास है, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग स्पीड बढ़ा के चल रहे हैं। रिवीजन इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। ठीक, और हम लोग मिलते हैं डे 5 की क्लास, डे 6 की क्लास में, जिसमें हम लोग आगे इस रिवीजन शेड्यूल को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।